बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं। और ये कौन सा पार्ट है? और नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका पार्ट 2। ठीक है, ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 7 और इसमें नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 2 और फाइनल पार्ट भी है। इसके अंदर हम नेचुरल गैस, और पेट्रोलियम, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने, आप बुक में देख सकते हैं कि हमने जो है वो एनिमल एंड प्लांट किंगडम, कोल, इसको तफसील से डिस्कस किया है। पिछला पार्ट आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको बेसिक चीज़ पता लग जाए कि ये बेसिकली मिक्सचर होते हैं। क्योंकि ये वर्ड जब तक मिक्सचर आपको समझ में नहीं आएगा, आप पूरे तरीके से कोल, गैस, पेट्रोलियम इनको समझ नहीं पाएंगे। और पिछली वीडियो में यानी कि पार्ट 6 में, और नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 1 था, उसमें मैंने तफसील से ये बात बताई है। तो वो पार्ट आपके लिए देखना ज़रूरी है। मैं ये बात जहन में रख के आगे चल रहा हूँ कि वो पिछला पार्ट आप देख चुके हैं। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला पार्ट, वो देख लीजिए। ये वीडियो भी बंद कर दीजिए, तब आपको मज़ा आएगा इस पार्ट को समझने में सही तरह से, वरना आप जो है वो कन्फ्यूजन्स का शिकार रहेंगे। बहरहाल नेचुरल गैस की तरफ चलते हैं, टू द पॉइंट। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते भी रहना है। नेचुरल गैस तीसरी सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। नेचुरल गैस ये है क्या? ये मिक्सचर है। पहली बात, ये क्या है? ये मिक्सचर है गैसेस का। जैसे कि एयर है हमारे पास, एयर मुख्तलिफ, एयर भी एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। ठीक है, उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, नाइट्रोजन गैस आ जाती है, ऑक्सीजन गैस, और बहुत सारी गैसेस। इसी तरह ये जो है, ये भी हमारे पास जो है वो मिक्सचर है। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ आप नोट करते रहिए। लेकिन जिस तरह एयर के अंदर हम देखते हैं कि एयर जो मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का, तो मिक्सचर में भी एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, दूसरों की मिकदार कम होती है। एयर जो मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% है। तो ज़्यादा मिकदार जो है वो किसकी है? वो नाइट्रोजन गैस की है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस आ जाती है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हैं। तो इसके अंदर भी जो हमारे पास जो है वो सबसे पहले लार्जली कंटेन, मैक्सिमम अमाउंट इसमें किसका है? मैक्सिमम अमाउंट इसमें कौन सी गैस का है? मीथेन गैस का, CH4। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस में, कुदरती गैस में कौन सी गैस शामिल होती है? मीथेन गैस शामिल होती है, CH4। उसके बाद इसमें कुछ जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में ईथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हीलियम भी है। इनकी भी तफसीलात में लिख रहा हूँ यहाँ पर, कौन कौन सी है यहाँ पर। मीथेन, मीथेन तो सॉरी हो गई, इथेन, इथेन नंबर 3, प्रोपेन नंबर 4, ब्यूटेन, और इसके साथ साथ कुछ और भी गैसेस इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें शामिल है, नाइट्रोजन गैस भी इसमें शामिल है। केमिकल फार्मूलाज लिख रहा हूँ उनके। और कभी कभार ओकेजनली जो है
ओकेजनली इसमें हीलियम गैस भी जो है आपको इस नेचुरल गैस के अंदर जो है वो मिल जाएगी। ठीक है भाई, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसको? जिस जगह से ये गैस निकलती है, ठीक है, तो उस जगह पे पाइपलाइंस जो हैं बिछा दी जाती हैं और उन पाइप्स के ज़रिए ये नेचुरल गैस जो है वो आगे जाती है और एज अ फ्यूल यूज़ होती है। फ्यूल का मतलब ये है कि बर्निंग पर्पस के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है एज अ फ्यूल? ये होम्स में, घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि बड़े बड़े कारखानों में इस गैस का इस्तेमाल हो रहा है, घरों में इस्तेमाल हो रहा है, हमारे किचन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और जो है वो थर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में भी, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में भी इसका जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है भाई, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस कौन से होते हैं? पावर स्टेशन पहले समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वो जगह जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, वो जगह जहाँ पर बिजली बनाई जाती है। एक रेलवे स्टेशन होता है, एक पुलिस स्टेशन होता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसी तरह इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, तो वहाँ पर क्या है? बिजली बनाई जा रही है। किसकी मदद से बिजली बनाई जा रही है? थर्म की मदद से। थर्मल, थर्मल वर्ड थर्म से निकला है और थर्म का मतलब होता है हीट। हीट की मदद से जो है वो बिजली बनाई जाती है। हीट जो है वो किससे मिलती है? बर्निंग के प्रोसेस से मिलती है। किसी चीज़ को जलाया जाता है तो हीट मिलती है, और वहाँ पर कौन सी चीज़ को बर्न किया जा रहा है? इस नेचुरल गैस को जो है वहाँ पर बर्न किया जा रहा है, उससे हीट ली जा रही है और उस हीट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जा रही है। ठीक है भाई, ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कुछ गैसेस इसमें से सेपरेट भी कर ली जाती हैं। कुछ गैसेस इसमें से उसी वक्त जब ये निकलती है तो नेचुरल गैस में से कुछ गैसेस जो हैं वो सेपरेट भी कर ली जाती हैं अंडर प्रेशर। फ्यू गैसेस सेपरेटेड, कुछ गैसेस जो हैं उनको अलग कर लिया जाता है और उनको अलग से भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, नेचुरल गैस जो है असल में गैसेस का मजमुआ है, तो बहुत सारी गैसेस हैं, तो कुछ गैसेस इसमें से जो है वो अलग कर ली जाती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर प्रोपेन है और ब्यूटेन है। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनको क्या किया जाता है? इनको जो है वो बोटल्ड इन टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स जो होते हैं उनके अंदर, बोटल्ड वर्ड का मतलब ये है कि इनको यहाँ पर लिखा हुआ है बोटल्ड इन टैंक्स। प्रोपेन ब्यूटेन बोटल्ड इन टैंक्स। बोटल्ड का मतलब ये है कि जिस तरह एक बॉटल होती है, हमारे पास बेवरेजेस होती हैं, पेप्सी कोला वगैरह, 7 अप, आप ये देखें ये कार्बोनिक ड्रिंक्स जो होती हैं तो इनको टाइटली बंद किया हुआ होता है, ऊपर जो कैप लगा हुआ होता है बड़ा सील्ड होता है, बंद होता है। उसकी वजह यह है क्योंकि इन बेवरेजेस के अंदर, इन मशरूबात के अंदर, इन लिक्विड्स के अंदर गैस फिलअप हुई हुई होती है, भरी हुई होती है। ठीक है, और किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस को शामिल करना इतना आसान नहीं होता, वो बड़ा पेचीदा और मुश्किल काम है, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, बहुत प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके वो गैस उस लिक्विड में घुसती है अंदर। समझ में आ रही है बात आपको? वो गैस उस लिक्विड में घुसती है। तो ये जो हमारे पास बॉटल्स होती हैं पेप्सी कोला वगैरह की, इनमें जो लिक्विड होता है, जैसे ही ढक्कन खोलते हैं जो प्रेशर से बाहर जो चीज़ निकलती है वो गैस होती है ना, और ये गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बेसिकली इनके अंदर। तो जब सोचने की बात है, जब ढक्कन खोल रहे हैं, प्रेशर से गैस निकल रही है, तो प्रेशर से उस गैस को डाला भी गया होगा, और प्रेशर इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा
वज़न जो है डाला जाता है किसी चीज़ के ऊपर, ज़ोर लगाया जाता है, तब जाके वो गैस उस लिक्विड में, ये लिक्विड है और इसमें ये गैस है, तो ये अंदर जब ही जाएगी जब बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रेशर लगाया जाएगा। ठीक है, ये इतनी आसानी से किसी लिक्विड में कोई गैस जो है वो नहीं जाती। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये प्रोपेन और ब्यूटेन जो है, इनको बहुत प्रेशर डाल के इन टैंक्स में बंद किया जाता है। ठीक है, बहुत प्रेशर लगा के, इसीलिए यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, बोटल्ड इन टैंक्स। बोटल्ड का मतलब यहाँ पर प्रेशर के साथ टैंक्स में इन गैसेस को भरना है। ठीक है भाई, और ये जो हमारे पास इतने प्रेशर से जब आप इस गैस को इसमें डालते हैं, तो इसको एक ख़ास जो है वो टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहा जाता है बोटल्ड गैस। क्या नाम दिया जाता है इसको? बोटल्ड गैस भी कहा जाता है, बोटल्ड गैस। जब इन गैसेस को आप सिलेंडर्स में या टैंक्स में भरते हैं, ठीक है, पूरे प्रेशर के साथ, और बंद किया जाता है इनको, प्रोपेन और ब्यूटेन को, तो इनको बोटल्ड गैस भी कहते हैं। ये बात ज़रा समझिएगा, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती है। और इसीलिए इन्हीं बोटल्ड गैसेस को एलपीजी भी कहा जाता है। एलपीजी, लिक्विफाइड, इसके फुल वर्ड्स बनते हैं एलपीजी के, ये आपने सुना भी होगा, सीएनजी, एलपीजी। एलपीजी का मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नोट कर लीजिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि ऐसी पेट्रोलियम गैस जिसको लिक्विड बना दिया गया हो। गैस है ना, उसको लिक्विड बना दिया गया हो। तो जैसे ही पूरे प्रेशर, इसकी वजह क्या होती है, ध्यान से सुन लीजिए ज़रा। इन गैसेस पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के इनको टैंक्स में बंद किया जाता है, तो उस शदीद प्रेशर की वजह से ये प्रोपेन ब्यूटेन गैसेस जो होती हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं और लिक्विड हो के बंद होती हैं। समझ आ गई बात? इसीलिए जब ये गैसेस जो हैं इस तरह से टैंक्स में बंद की जाती हैं अंडर प्रेशर, और उसकी वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है। लेकिन पूरे तरीके से लिक्विड नहीं बनती, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ हिस्सा लिक्विड बन जाता है, कुछ हिस्सा अभी भी गैस की शक्ल में मौजूद होता है। तो इसीलिए इन गैसेस को कहा जाता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी के भी फुल वर्ड्स लिख लीजिए। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोनों के नामों पर गौर कर लें, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। यानी कि ये नेचुरल गैस जो हम पढ़ रहे हैं, इसी को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ को दबा के छोटा करना। जैसे आपके क्लासरूम में डस्टर होता है ना, स्पंज का बना हुआ, फोम का बना हुआ, उसको आप दबाएंगे तो क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस क्यों हुआ वो डस्टर? क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या लगाया, प्रेशर लगाया। ठीक है, और जैसे ही आप प्रेशर उस स्पंज से रिलीज़ करेंगे, स्पंज दोबारा, फोम जो है वो दोबारा खुल जाएगा। तो इसीलिए नेचुरल गैस को ऊपर जब कंप्रेस किया जाता है, इसके ऊपर भी प्रेशर डाला जाता है, तो ये भी कंप्रेस हो जाती है। लेकिन क्योंकि नेचुरल गैस सीएनजी में आ रही है, पूरी की पूरी नेचुरल गैस है, ज़रा समझिएगा बात को। नेचुरल गैस को जब आप प्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल गैस के अंदर मौजूद जितनी गैसेस हैं, आप सबको कंप्रेस कर रहे हैं। जबकि प्रोपेन और ब्यूटेन, वो उनको जब आप कंप्रेस कर रहे हैं तो वो इनमें से आप निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात, कि नेचुरल गैस में से इन दो गैसेस को आप पहले निकाल रहे हैं, फिर उसको कंप्रेस कर रहे हैं, उसके नतीजे में दो गैसेस लिक्विड बन रही हैं। तो इसीलिए इन गैसेस के मजमूए को एलपीजी कहा जाता है। जबकि पूरी की पूरी नेचुरल गैस, जिसमें ये भी शामिल होंगी, यकीनन प्रोपेन और ब्यूटेन भी, ये भी शामिल होंगी, पूरी की पूरी नेचुरल गैस को अगर आप कंप्रेस करते हैं तो उसके नतीजे में जो गैस बनती है उसको कहते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि आपके इस्तेमाल भी होती है कारों वगैरह में। ठीक है, ये बात भी हो गई। इन दो गैसेस को भी आप अलग अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन गैस को भी आप इस्तेमाल करते हैं अलग करके। नेचुरल गैस में से प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग किया,
फिर इन दोनों का मिक्सचर बन गया, फिर इन दोनों के मिक्सचर में से प्रोपेन को अलग किया, ब्यूटेन को अलग किया। अब ये ब्यूटेन को जो आपने अलग किया है इसको भी कंप्रेस के प्रोसेस करेंगे। और उसके बाद एक बड़ी फैमिलियर चीज़ है, आपकी बुक में पिक्चर भी बनी हुई है, लाइटर जो होता है, सिगरेट जलाने वाला लाइटर जो होता है, लाइटर जो होता है स्मोकर्स हजरात के पास होता है ये लाइटर। तो इस लाइटर के अगर अंदर आप देखें तो आपको लिक्विड नज़र आता है। ये लिक्विड क्या होता है? ये असल में ब्यूटेन गैस होती है, ब्यूटेन गैस। इसीलिए इन लाइटर्स को ब्यूटेन लाइटर्स कहा जाता है। ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। लेक्चर को नोट करते रहिए साथ साथ, बहुत अहम बातें हैं ये, ठीक है भाई। तो ब्यूटेन लाइटर का भी पता चल गया कि लाइटर, वो जो हम लाइटर बोलते हैं सिगरेट जलाने वाला, उसका पूरा नाम ब्यूटेन लाइटर है। फिर आपको एलपीजी का भी अब पता लग गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस जो हैं इनके मिक्सचर को कंप्रेस करके प्रेशर देके जब लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो लिक्विड जो है एलपीजी कहलाता है, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अगर मेरी बात अभी भी क्लियर नहीं हुई तो वीडियो बैक करके बात को दोबारा तसल्ली से सुनिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और अगर पूरी की पूरी नेचुरल गैस को आप अंडर प्रेशर देके कंप्रेस कर देते हैं तो इससे जो गैस बनती है उसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है भाई। ये भी हो गया। अब ये जो नेचुरल गैस है इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है? यूजेस इसके नेचुरल गैस के यूजेस, रॉ मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है इसका, रॉ मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। रॉ मटेरियल को उर्दू में कहा जाता है खाम माल, खाम माल। ये रॉ मटेरियल मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर एक प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली जो है वो प्लास्टिक टॉयज़ बनाने वाली कोई कंपनी है, प्लास्टिक टॉयज़ बनाने वाली कोई कंपनी है। तो वो क्या करेगी? टॉयज़ कहाँ से बनाएगी? वो प्लास्टिक से बनाएगी, वो प्लास्टिक से बनाएगी। अब वो प्लास्टिक ढेर सारा मंगवा लेगी, पूरा कमरा, पूरा हॉल जो है वो प्लास्टिक के बड़े बड़े ब्लॉक्स से भर चुका है, पूरा हॉल प्लास्टिक के बड़े बड़े ब्लॉक से भरा हुआ है। अब वहाँ से आप प्लास्टिक लेंगे और उससे कोई एक टॉय बना देंगे, और प्लास्टिक लेंगे उससे कोई दूसरा टॉय बना देंगे, और प्लास्टिक लेंगे उससे कोई तीसरा टॉय बना देंगे। तो वो जो प्लास्टिक आपने हॉल में रखा हुआ है बल्क में ढेर सारा, जिससे आप टॉयज़ बना रहे हैं, वो प्लास्टिक अब कहलाएगा रॉ मटेरियल, खाम माल। तो खाम माल या रॉ मटेरियल वो चीज़ होती है जिससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। एक बेकरी वाला है, उसके लिए खाम माल या रॉ मटेरियल क्या होगा? आटा, ठीक है। बोनेंजा कंपनी है, वो जो है वो स्वेटर भी बना रही है, कपड़े भी बना रही है, ड्रेसेस बना रही है, पैंट, शर्ट्स, टाई और स्वेटर्स, ये बोनेंजा कंपनी जो है वो बना रही है। तो ये सब बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे कपड़ा चाहिए। कपड़े के बड़े बड़े थान वो जो है वो बोनेंजा कंपनी मंगवा लेगी, बड़े बड़े ट्रकों में लद के जो है वो बड़े बड़े कपड़ों के थान जो है वो आ जाएंगे और पूरे हॉल में वो रख देंगे। वो कपड़े के थान जो है उनमें से वो कपड़ा लेंगे, किसी थान से वो स्वेटर बना देंगे, किसी से शर्ट बना देंगे, किसी से पैंट बना देंगे। तो वो जो बल्क में ढेर सारा कपड़ा मौजूद है उसको रॉ मटेरियल कहा जाएगा। अब बात समझ में आई आपको कि रॉ मटेरियल वो चीज़ होती है जिससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल गैस को कहा जा रहा है कि ये रॉ मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। अगर रॉ मटेरियल के तौर पे नेचुरल गैस इस्तेमाल हो रही है तो इसका मतलब इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाएंगी, मुख्तलिफ़ चीज़ें इससे बनाई जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें इससे बनाई जाएंगी? बहुत सारी वो बता रहा है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेकिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इस से बनाए जाते हैं।
नेचुरल गैस से, ठीक है। अच्छा, मिटाता हूँ इसको। अगर अमोनिया गैस बनाई जानी है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, सोर्स का मतलब है ज़रिया। नेचुरल गैस को हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस आपको पता है मिक्सचर है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें बहुत सारी गैसेस हैं ना, इसमें मीथेन गैस भी है CH4, इसमें प्रोपेन गैस भी है C2 प्रोपेन गैस, C3H8 प्रोपेन गैस भी है, इसमें ब्यूटेन गैस भी है C4H10। तो मीथेन गैस भी है इसके अंदर, प्रोपेन गैस भी है इसके अंदर, और ब्यूटेन गैस भी है इसके अंदर। तो इसका मतलब नेचुरल गैस के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है, कलेक्टिवली उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। कुछ चीज़ें बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोजन मिलेगी तो हम वो चीज़ें बनाएंगे। तो नेचुरल गैस जो है, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे कंपाउंड मौजूद हैं ऑर्गेनिक, और सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं, मतलब सब में हाइड्रोजन मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस को हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि हम इसमें से हाइड्रोजन को निकाल सकें। हाइड्रोजन को निकालने के बाद इस हाइड्रोजन से हम मुख्तलिफ़ काम लेते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर मेकिंग अमोनिया गैस NH3। अगर अमोनिया गैस जो है वो बनानी है तो वो आप बना सकते हैं। मिथाइल अल्कोहल आप बना सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल आप इससे बना सकते हैं। इथाइल अल्कोहल आप इससे बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये वो कंपाउंड्स हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनको बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए। अमोनिया के लिए भी हाइड्रोजन चाहिए। देख लीजिए नेचुरल गैस से आपको, कि नेचुरल गैस के अंदर किसी से भी, मीथेन से, प्रोपेन से, ब्यूटेन से आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, आप अमोनिया बना लेंगे। मिथाइल अल्कोहल, अगर आपको पिछली वीडियोस जो अभी तक साथ देखते हुए आ रहे हैं सब, तो इसका केमिकल फार्मूला मिथाइल अल्कोहल का हम बना सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला है। और इथाइल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH। तो ये और ये मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है। ये मिथाइल अल्कोहल क्यों है? क्योंकि एक कार्बन है। इथाइल अल्कोहल क्यों है? क्योंकि दो कार्बन है। मीथ और ईथ का मतलब ही 1 और 2 है। ये शुरू में सारी वीडियोस में, शुरू में ही मैं सारी तफसीलात बता चुका हूँ। जो बच्चे बाकायदा जो सारी पार्ट्स देख रहे हैं, लेक्चर्स को नोट कर रहे हैं, वो तो सेकंड में समझ जाएंगे कि ये क्या है। बहरहाल अमोनिया और मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इनको बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन आपको नेचुरल गैस में मौजूद मुख्तलिफ़ हाइड्रोकार्बन या मुख्तलिफ़ गैसेस से मिल जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा जो है वो इससे हमें कार्बन ब्लैक भी हासिल होता है। मिटा दूँ इसको। कार्बन ब्लैक क्या होता है? ब्लैक कलर का जिसको हम आसान लफ्ज़ों में, देसी ज़बान में अपनी हम बोलें, अगर पाकिस्तान में, इंडिया में, इवन बांग्लादेश में भी कालक कहा जाता है। कालक, कार्बन ब्लैक, इसको कालक कहते हैं। कालक क्या होती है? ये एक लैंप है जिसको चिराग कहते हैं। अगर लैंप या चिराग का आपको नहीं पता तो इस तरह का होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो तेल डाल दिया जाता है। एक विक बत्ती होती है, उस पर जो है वो शोला जल रहा होता है, आप इसको जला दीजिए, इसमें ऑयल मौजूद है।
याद रहे ये ऑयल जो इसमें आपने डाला हुआ है ये भी हाइड्रोकार्बन ही होता है, हाइड्रोकार्बन ही होता है। हाइड्रोकार्बन हज़ारों किस्मों के हैं, ठीक है, तो इसका नाम अभी तो मैं नहीं बता सकता। बहरहाल ये ऑयल या तेल मौजूद है इस चिराग में और आप इसको जलाते हैं, जब ये जलता रहता है जलता रहता है जलता रहता है। आपने नोट किया कि इसकी ये जो सराउंडिंग होती है चिराग की, इस लैंप की, ये ब्लैक कलर की हो जाती है, ये ब्लैक कलर की हो जाती है। या और भी नॉर्मली कभी भी आप किसी गैस को बर्न करते हैं, चूल्हे में जो नेचुरल गैस जल रही है वहाँ पर मीथेन गैस जल रही है या प्रोपेन गैस जल रही है C3H8, या ब्यूटेन गैस जल रही है, लाइटर जला रहा है, इन सब के बर्न होने पर आपको ब्लैक कलर की कालक का वास्ता ज़रूर पड़ता है। ब्लैक 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 कालक सी जो है वो लगी हुई होती है। चिराग जल रहा होता है तो यहाँ पर भी ये ब्लैक ब्लैक सा आपको नज़र आता है। ये कालक जो होती है ये होती क्या है? क्या इसको बड़े पैमाने पर तैयार कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, इसको बड़े पैमाने पर तैयार कर सकते हैं। इवन लकड़ी को अगर आप जलाते हैं तो आप देखें वहाँ पर भी ब्लैक 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 आपको नज़र आ रहा होता है। याद रहे एक चीज़ होती है ऐश, इसको कहते हैं राख। राख और या ऐश इज़ समथिंग एल्स, ये एक दूसरी चीज़ है। सिगरेट जो पी जाती है, सिगरेट का ऐश देखें आप, वो ब्लैक कलर का नहीं होता, ब्लैक कलर का नहीं होता, बल्कि उसमें क्या चीज़ बर्न हो रही होती है? टोबैको बर्न हो रहा होता है। तो राख या ऐश जो है वो सिगरेट की वजह से भी मिलती है, लेकिन कोई चीज़ ब्लैक नहीं होती उससे, ठीक है। लेकिन जब आप चिराग जलाते हैं या इन गैसेस में से किसी को जलाते हैं तो ब्लैक ब्लैक कलर या कालक सी चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? इसको कार्बन ब्लैक कहा जाता है। अगर इसी कालक को हम बड़े पैमाने पर, यानी कि इसी तरह का बर्निंग प्रोसेस जो है हम कंट्रोल्ड तरीके से, यहाँ तो चिराग जलाया है तो आग लग गई ना, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हीट अप करें सिर्फ इसको। जैसे अवन जो है, आप देखें इलेक्ट्रिक अवन होते हैं, उसमें किसी चीज़ को रखा जाता है तो क्या होता है कि उस चीज़ को रख के आप हीट अप करें तो अवन चला दें आप, इलेक्ट्रिक अवन जो है, तो वो चीज़ गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवन के अंदर जो खाना रखा हुआ है उसको सिर्फ हीट मिली है। क्या मिली है? सिर्फ उसको हीट मिली है। तो वो हीट से क्या हुआ है कि वो जो है वो खाना गर्म हो गया है। आपने आग नहीं जलाई, कोई इलेक्ट्रिक अवन के अंदर आग, जिसको हम कहते हैं फायर, ये नहीं थी, आग नहीं जली थी। बात समझ आ रही है आपको? आग नहीं जली इलेक्ट्रिक अवन के अंदर, सिर्फ हीट प्रोड्यूस हुई। तो मतलब ये हुआ कि चीज़ों को गर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आग लगाएं या आग जलाएं, और भी कई तरीके हैं कि वहाँ पर जो है वो आग के जलने का ताल्लुक ऑक्सीजन से होता है, ऑक्सीजन गैस से, ठीक है। तो बहरहाल बात तवील हो जाएगी, मैं उस डिटेल में आपको नहीं लेके जाना चाह रहा। तो ये जो बर्निंग के प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं ये आग जलाने वाले हैं, ठीक है, बड़े पैमाने पर, और इन सब प्रोसेस की मदद से आपको ये कालक या कार्बन ब्लैक जो है वो मिलता है। और उसकी मदद से आप क्या करते हैं वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल देके जो मैंने आपको बात समझाई है, इसी कार्बन ब्लैक को या इसी कालक को आप बहुत बड़े पैमाने पर तैयार कर सकते हैं, टनों के हिसाब से। ट्रक भर भर के इस कार्बन ब्लैक को या इस कालक को आप तैयार कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप सिर्फ हीटअप करेंगे, इस ऑयल को हीटअप करेंगे या इन गैसेस को हीटअप करेंगे तो इनमें से ये कार्बन ब्लैक निकल आएगा, ठीक है। अब ये कार्बन ब्लैक जो आपके पास आ गया है, इसको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आप हैरान रह जाएंगे सुन के कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो रहा है। इसका इस्तेमाल जो है वो प्रिंटर्स की इंक में हो रहा है, प्रिंटर्स इंक, इस कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल प्रिंटर्स की इंक में हो रहा है, टायर्स में हो रहा है, एट्सेट्रा। दो ही एग्जाम्पल हैं सिर्फ यहाँ पर। जो टायर है ना, गाड़ियाँ चलती हैं, ये भी कार्बन ब्लैक की मदद से इन टायर्स को बनाया जाता है, ठीक है। इंक जो है, जो आप इंक इस्तेमाल करते हैं, इंक्स,
जो फाउंटेन पेन्स हैं, इस मार्कर के अंदर भी जो इंक लगी हुई है ये भी इसी कार्बन ब्लैक से ही बनी हुई है। ठीक है, इसमें इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है भाई। और ठीक है, इसके अलावा एक और आखिर में बात लिखी हुई है एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जा सकती है कि भाई एक होती है कोल गैस। कोल गैस, पिछली वीडियो जो हमने कोल वाली बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि ये कोल गैस किससे मिलती है। ये कोयले से मिलती है, क्योंकि कोयले से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये बात मैं बता चुका हूँ। इसको कोल गैस भी कहते हैं, इसको अवन गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि कोयले से जो आपको गैस मिलती है, जो कोल गैस या अवन गैस होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। इससे बेहतर जो है वो नेचुरल गैस है। इससे बेहतर जो है वो नेचुरल गैस है। ये भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। पाकिस्तान में हमारे जो है वो ये नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मौजूद है, ये भी एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। कहाँ कहाँ मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान में ये। सुई गैस तो आपको पता ही होगा। सुई गैस इसी नेचुरल गैस का दूसरा नाम है। वजह क्या है? क्योंकि बलूचिस्तान में एक इलाका है जिसको सुई कहा जाता है। समझ आ गई बात? सुई कहा जाता है। तो पाकिस्तान में ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, इसकी तफसीलात नोट कर लीजिए। ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है? सुई इन बलूचिस्तान, सुई इन बलूचिस्तान, इसीलिए इसको सुई गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये बलूचिस्तान में सुई के इलाके से दरियाफ्त हुई थी। ठीक है, सिंध में हमारे किन किन जगहों पर ये मौजूद है? सिंध में भी जो है वो ये नेचुरल गैस जो है वो निकलती है बहुत सारी जगहों पर। खैरपुर, मरी, खैरपुर, मरी, ये बदीन में एक जगह है। बदीन हमारा सिंध का बहुत बड़ा शहर है बदीन, वहाँ पर एक जगह है जिसको मरी कहा जाता है, वहाँ पर। ठीक है, और जिस तरह सुई के मकाम पर नेचुरल गैस मिली है तो उसको सुई गैस हमने नाम दे दिया। बदीन में मरी की जगह पर ये नेचुरल गैस निकली है तो हमने इसको जो है वो मरी गैस का नाम भी दे दिया। खैरपुर में भी है, ठीक है, और बदीन में भी जो है वो ये नेचुरल गैस मौजूद है। ठीक है भाई। इसके अलावा पंजाब की तरफ चलें तो हमारे पंजाब में भी जो है वो ये नेचुरल गैस मौजूद है। ठीक है, नाम लिख लीजिए। ढो ढक, ढो डक, यहाँ से जो है वो ये नेचुरल गैस मिलती है। ठीक है, इसके अलावा राढ़ो, राढ़ो हमारा पंजाब का जो जुनूबी पंजाब कहलाता है, डेरा गाजी ख़ान, जिसको मैं DG ख़ान लिख रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पर भी जो है वो ये नेचुरल गैस जो है यहाँ से भी जो है वो दस्तयाब हुई है, दरियाफ्त हुई है, सॉरी दस्तयाब नहीं, दरियाफ्त हुई है। इसके अलावा पीर कोह, ये भी हमारे पास एक इलाका है जहाँ से ये गैस दरियाफ्त हुई है। इसके अलावा जो है वो ये पीर कोह किस जगह पर है? ये मरी बुगटी, ये पंजाब का नहीं है पीर कोह, ये बलूचिस्तान का है, मरी बुगटी। ठीक हो गया भाई। तो ये सब जगहों पर ये जो है हमारे पास ये नेचुरल गैस जो है वो अवेलेबल है। पेट्रोलियम की तरफ चलते हैं। अब मिटा दूँ इसको। ये इतनी सारी डिटेल्स वगैरह बता के जो ना मैं ख़ुद थोड़ा सा थक जाता हूँ असल में, क्योंकि ये सीधी सीधी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं याद करने वाली। मुझे भी कोई ख़ास याद तो रहती नहीं है, बस कुछ जहन में रह जाता है। मेमोरी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, समझाने वाली जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनमें मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा आता है समझाने में। इनमें तफसीलात ज़्यादा होती हैं, लिखवाने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, समझाने वाली कम होती हैं। लेकिन क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का हिस्सा भी है और ज़रूरी भी है, आपको इन सब चीज़ों का पता भी होना चाहिए। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी एक मिक्सचर है, ये मत भूलिएगा आप।
अगर हम नेचुरल गैस का मवाजना पेट्रोलियम से करें तो नेचुरल गैस एक ऐसा मिक्सचर था जिसमें सारी की सारी गैसेस ही थी। ये याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोलियम में जो है वो इसमें भी सारे की, क्योंकि पेट्रोलियम से फ़ौरन आपके जहन में एक नाम आएगा पेट्रोल, और पेट्रोल जब आएगा तो आपके जहन में फ़ौरन एक वर्ड आएगा लिक्विड। तो ये बात जहन में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोलियम से जो है वो हमें लिक्विड, ये मिक्सचर तो है कि लिक्विड्स का ही मिक्सचर हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप पानी लीजिए और दूध लीजिए और रूह अफ़ज़ा लीजिए। पानी, दूध और रूह अफ़ज़ा, पानी में आपने रूह अफ़ज़ा को डाल दिया, फिर दूध भी डाल दिया, तो ये पानी है, रूह अफ़ज़ा है, दूध है, तीनों का मिक्सचर आपने बना दिया। ये तो तीनों चीज़ें लिक्विड थी। रूह अफ़ज़ा भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है और दूध भी लिक्विड है, तीनों लिक्विड हैं। तो अब जो शरबत बनेगा आप उसको कह सकते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 लिक्विड्स। तो पेट्रोलियम जो है ज़रूरी नहीं है कि ये लिक्विड्स का मिक्सचर हो, ये बात जहन में रहे। हो सकता है ये पेट्रोलियम जो कि एक मिक्सचर है, दिखने में मिक्सचर ही हो, पिछली वीडियो में तफसील बताई है मैंने सारी, दिखने में लिक्विड ही हो लेकिन इसके अंदर गैसेस भी हों थोड़े अमाउंट में और इसके अंदर सॉलिड भी मौजूद हो। ये सारी तफसीलात पिछली वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ। पिछली वीडियो के पॉइंट्स को आपको जहन में रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, मोस्ट अबंडेंट है ये। दूसरे जो अभी तक आपने नेचुरल, आपने सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सुनी है ना, कोल सुना है आपने, नेचुरल गैस सुना है, पेट्रोलियम जो है इन सब में मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिकदार में मिलता है ये। मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है बहुतात, बहुतात हो जिसकी, बहुत ज़्यादा मिकदार में ये मिलता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू देम, उनके मुकाबले में। ठीक है भाई, और पेट्रोलियम का मतलब क्या है, पेट्रा का मतलब रॉक और ओलियम का मतलब ऑयल, ये भी देख लीजिए। पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ठीक है, कौन सी ज़बान के हैं ये, यकीनन यूनानी ज़बान के होंगे या लातीनी ज़बान के होंगे। ठीक है, तो कलेक्टिवली इस पेट्रोलियम को हम एक और नाम भी देते हैं रॉक ऑयल का। ठीक है, एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ इसी तरह के आ जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शक्ल कैसी होती है इसकी, मैं शक्ल ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट रोमन में। शक्ल कैसी होती है, डार्क ब्लैक विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड, यानी कि ज़मीन से जब पेट्रोल निकलता है ना तो हम समझते हैं ज़मीन से पेट्रोल निकल गया है, तेल निकल गया, तो शायद ये पेट्रोल की वही शक्ल होगी जो कि हम पेट्रोल पंप से जो है अपनी बाइक्स में या कारों में डलवाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़मीन से जब ये निकलता है तो ब्लैक कलर का गाढ़ा जो है वो डार्क ब्लैक, गहरे काले रंग का विस्कस गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक है, जब ये ज़मीन से निकलता है, गंदा सा बदबूदार सा जब ये ज़मीन से निकलता है तो ये अच्छा नहीं लगता जब ये ज़मीन से निकलता है। ठीक है, ज़मीन के अंदर होता है ये एक्सट्रीमली। अब ये मिक्सचर जो है वो एक्सट्रीम, ये मिक्सचर है, मैंने कहा था ये मिक्सचर है, तो ज़रा मिक्सचर देख लें आप, किन किन चीज़ों का ये मिक्सचर है। इसमें सॉलिड भी मौजूद है, कुछ चीज़ें सॉलिड मौजूद हैं इस मिक्सचर के अंदर। बज़ाहिर ये देखने में लिक्विड है लेकिन इसके अंदर सॉलिड भी मौजूद है, इसके अंदर गैसेस भी मौजूद हैं। ठीक है भाई, इसमें गैसेस हैं, लिक्विड है और सॉलिड है। गैस प्लस लिक्विड प्लस सॉलिड, तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कि बेवरेजेस हैं या कार्बोनिक बॉटल्स होती हैं आपकी, पेप्सी कोला वगैरह, ये वो, तो क्या है ये पेप्सी की बोतल अगर आप लें और किसी बच्चे से पूछें कि स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ी हैं तो ये जो पेप्सी कोला की बोतल है ये क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो वो बोलेगा ये लिक्विड है भाई, आसान सी बात है, हम इसको पीते हैं। लेकिन जब इसको बनाया गया था तो बनाने वालों से आप पूछिए कि इसको बनाने में क्या सिर्फ लिक्विड्स का यूज़ हुआ था? नहीं, इसमें शक्कर, चीनी को भी डाला गया था। तो शक्कर क्या थी, सॉलिड थी ना, पानी में मिक्स, वो उस लिक्विड में मिक्स हो गई, ये दीगर बात है, लेकिन पहले क्या थी, सॉलिड थी। और एक बात और मैं आपको बता दूं
कि मिक्सचर में जब कोई चीज़ आप सॉलिड में डालते हैं या गैस की शक्ल में डालते हैं या लिक्विड की शक्ल में डालते हैं, जब आप इनको अलग अलग करते हैं, मिसाल के तौर पर एक पेप्सी कोला की बोतल है, उसके अंदर जो है वो सॉलिड क्या मिक्स है, शक्कर चीनी मिक्स है, गैस क्या मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, और लिक्विड क्या मिक्स है, लिक्विड उसके अंदर जो है वो पानी मिक्स है। तो पानी है, शक्कर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये तीनों मिक्स होने के बावजूद आपको लिक्विड की शेप नज़र आ रही है। आप इस मिक्सचर से तीनों चीज़ों को अपनी उसी हालत में दोबारा हासिल कर सकते हैं। पता है आपको ये बात? शक्कर आपने सॉलिड फॉर्म में डाली थी, सॉलिड फॉर्म में ही शक्कर जो है, चीनी जो है, वो उस पेप्सी की बोतल से बाहर निकल सकती है। बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के। इसी तरह उस पेप्सी की बोतल के अंदर आपने गैस कार्बन डाइऑक्साइड को डाला था, वो तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है हमारी, हम देखते भी रहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी आप उसी शक्ल में बाहर उससे निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गई बात? तो पेट्रोलियम, क्योंकि ये मिक्सचर है गैस, लिक्विड और सॉलिड का, तो इसी मिक्सचर में से, पेट्रोलियम में से, रॉक ऑयल में से हम गैसेस को भी अलग कर सकते हैं, लिक्विड्स को भी अलग कर सकते हैं और सॉलिड्स को भी अलग कर सकते हैं। याद रहे मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ गैसेस। बहुत सारी गैसेस इस लिक्विड में शामिल हैं, लिक्विड्स बहुत सारी किस्मों के लिक्विड्स इसमें शामिल हैं, और सॉलिड्स बहुत सारी किस्मों के सॉलिड्स इसमें शामिल हैं। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, अच्छा और क्या है इसके अंदर बात? इसके अलावा और बहुत सारे इसके अंदर दूसरे कंपाउंड्स भी शामिल होते हैं। देखिए मैं आपको बात बताई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, जिनमें कार्बन की शमूलियत लाजमी है। तो ये पेट्रोलियम जो है, ये भी एक मिक्सचर ऐसा है जिसमें 95% सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नो डाउट, लेकिन इसमें कुछ मिकदार इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी है। या आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हैं, कार्बन कंपाउंड्स तो हैं, हाइड्रोकार्बन्स तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दूसरे एलिमेंट भी इनका हिस्सा हैं। और वो दूसरे एलिमेंट क्या हैं? ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन। ये भी आपको इन्हीं के साथ नज़र आएंगे। ऑक्सीजन, सल्फ़र और नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन कैसे मौजूद है, सल्फ़र कैसे मौजूद है, नाइट्रोजन कैसे मौजूद है? पिछली वीडियोस देखी होंगी तो हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ग्रुप को डिस्कस किया था, COOH किया था ना हमने। ये था हमारे पास फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। फॉर्मिक एसिड जिसको मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से है। तो इसमें देखें कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद है, इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन भी तो है। इसी तरह और बहुत सारे ग्रुप हैं जो हाइड्रोकार्बन हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दूसरे एलिमेंट भी उनके साथ शामिल हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है। सल्फ़र का जो है वो अभी थियोल एक फंक्शनल ग्रुप है। जिन बच्चों की बेस अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे नोमेनक्लेचर्स, फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह पढ़ाया नहीं है, इसलिए पता भी नहीं होगा, लेकिन जिनको फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह का पता है उनको पता है थियोल भी जो एक फंक्शनल ग्रुप ही है। ठीक है, और इसमें सल्फ़र शामिल होता है। अब किसी को समझ आया होगा या किसी के नहीं आया होगा, बहरहाल आगे समझ में आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स आगे इंशाल्लाह बताऊँगा। आगे चलते हैं, और क्या है इसमें? पेट्रोलियम क्योंकि मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से हैं उनके नाम नोट कर लीजिए। पैराफिन्स और साइक्लोपैराफिन्स। पैराफिन्स, नंबर 2 साइक्लो पैराफिन्स। ये आगे जब हम होमोलोगस सीरीज़ पढ़ेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो ये सब रिपीट होंगे, वहाँ पर ये आ जाएंगे। इन्होंने साइक्लोहेक्सेन की एक मिसाल भी दी है, वो भी लिख देता हूँ।
साइक्लो हेक्सेन, इसकी मिसाल भी दी है इन्होंने। ठीक है भाई, C6H12, 6 कार्बन एटम इसके अंदर नज़र आते हैं हमें। ठीक है, अच्छा आगे लास्ट पैराग्राफ चल रहा है, सेकंड 2 पैराग्राफ और रह गए, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर, मिटाऊँ इसको। बल्कि ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको याद होगा कि ये पाए कहाँ से जाते हैं ज़मीन में, ये हाइड्रोकार्बन्स कहाँ से चले गए, पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि ज़मीन से खोद के ज़मीन में ये आए कैसे। पुराने वक्तों में लाखों साल पहले ज़लज़ले आए ज़मीन पे, ज़लज़ले की वजह से ज़मीन फट गई और बड़े बड़े एनिमल और बड़े बड़े ट्रीज़ ज़मीन के अंदर चले गए, उनके ऊपर लाखों टन वज़न पत्थर पहाड़ उनके ऊपर आ गए और हज़ारों साल उनकी बॉडीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहे, और वही एनिमल और वही बड़े बड़े ट्रीज़ जो हैं आज ज़मीन से पेट्रोल की शक्ल में निकल रहे हैं, नेचुरल गैस की शक्ल में निकल रहे हैं और कोयले की शक्ल में निकल रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। ठीक है भाई, पाकिस्तान में पेट्रोलियम के कुछ रिज़र्व्स के हवाले से और बात आखिर में की गई है, क्योंकि ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं, एंट्री टेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, और जो है वो पेट्रोलियम रिज़र्व्स, पेट्रोलियम रिज़र्व्स कहाँ पर हैं? पंजाब के अंदर पोटोहार एरियाज़ कहलाते हैं। पोटोहार एरियाज़ हैं कुछ। पोटोहार एरियाज़ कौन से होते हैं? पथरीले इलाके, मतलब वहाँ पर पहाड़ वगैरह नहीं हैं इतने जितने कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, मरी है, गिलगित है, कागान, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं ना। तो ये पोटोहार एरियाज़ वो है जहाँ बड़े बड़े पहाड़ तो नहीं है, छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं और पथरीला इलाका कहलाता है, यानी कि पत्थर ही पत्थर, आपको चट्टानें वगैरह वहाँ पर नज़र आएंगी। तो पंजाब में जो पोटोहार एरियाज़ हैं, जैसे कि म्याल है, टट है, म्याल TUT, टट है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको मिलेंगे। इसके अलावा सिंध में जो है वो बदीन, सिंध का शहर है, यहाँ पर पेट्रोलियम के रिज़र्व्स हैं। ठीक है, ज़ख़ीरे हैं, रिज़र्व मतलब ज़ख़ीरे, बहुत बड़ा स्टॉक इसका। इसके अलावा बदीन में, दादू में है, और मेरे शहर हैदराबाद में भी है। जी, आपको पता होना चाहिए, मेरे शहर हैदराबाद में भी पेट्रोलियम के रिज़र्व्स मौजूद हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगला टॉपिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।